हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं स्टील गाड़ी में चिपकने वाला। और यहाँ दिल्ली का वेदर तो बहुत ही खराब है यार। पूरी लास्ट व्लॉग भी मैंने फोन आ रहा है, देखो ब्लिंकिट का। मैंने ब्लिंकिट से वही स्टिक मंगवाई है अपनी ट्राइपॉड वाली, जिसमें मैं ये कैमरा लगाऊंगी। अभी तो कैमरा नहीं लगा पा रही हूँ, ये देखो हाथ से ही कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। तो इसके लिए नीचे स्टिक लगती है, वो कल टूट गई थी मेरी। तो यहाँ का दिल्ली का ना लास्ट व्लॉग आपने देखा ही था। पहले इसकी सुन लो। हाँ, रोड पे पूरा ना पानी भर गया था, गाड़ी पता है बेटा। चलो यार, पहले सामान लेकर आओ। सामान आ गया है ब्लिंकिट से। तो मेरे को जो बहुत इम्पोर्टेंट था मंगवाना वो था ये वाला ट्राइपॉड। इसका डब्बा पता नहीं कहाँ चला गया, ये वाला। ये ना सबसे बेस्ट रहता है। इसका डब्बा दिखाओ। डब्बा ले यूनिक भी है, थोड़ा यूनिक। तो ये है डिजिटेक का मिनी ट्राइपॉड। ये देखिए, इसमें मोबाइल भी लग सकता है और ना टिल्ट भी हो जाती है ये स्क्रीन वगैरह, जैसे शॉर्ट्स वीडियो रील्स बनानी है उसके लिए भी हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है और जिनके पास कैमरा है ना उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये मंगवाया था मैंने, बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरा ब्लैक वाला लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था, वो ना टूट गया था। और फिर बिना इसके तो काम हो ही नहीं पाता ना, व्लॉग्स वगैरह नहीं बन पाते। इससे बड़े बड़े भी हैं मेरे पास, डिजिटेक के ही हैं और एक हाइफिन का है, बट वो ना बड़े हैं। उनकी जो ये वाली स्टिक है वो लॉन्ग है और कैमरे में अगर आप लॉन्ग स्टिक से ऐसे पकड़ के बना रहे हो तो बहुत दिक्कत होती है। कैमरे के लिए ना आप लोगों को इस तरीके का ट्राइपॉड चाहिए होता है जिसकी लेंथ जो है छोटी हो। इतनी लेंथ होनी चाहिए, अगर इससे भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो भी बहुत दिक्कत होगी व्लॉग्स या वीडियो शूट करने में कैमरा में। और बट मतलब ये तो लेंथ आपको चाहिए ही होती है अगर आपके पास कैमरा और कैमरे से आप वीडियोस बना रहे हो तो ये मैंने मंगवाया सुबह उठते ही। अभी सुबह हो रही है, आंटी साफ सफाई करके जा चुकी है। दोनों बच्चे आज स्कूल नहीं गए क्योंकि ना पूरी रात बारिश हुई है हमारे यहाँ। ये लो गाइस, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये लो के ब्लॉग में लाबूबू, मैंने मम्मा के पर्स में लगा दिया। देखो ये पर्स में लगता है ना, किचन है। देखो अच्छा लगा। क्लीन करो जाके। अभी इन दोनों को मैंने ना थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी दी हुई है। मैंने कहा तुम जाके टेबल वगैरह क्लीन करो, सोफे को सारा सेट करो। तो मैंने इन दोनों को काम दिया हुआ है। कल कितने बजे आए थे ना बारिश बनाने। हाँ। आज के दिन हैवी वार्निंग रेन दे रही है। आज के दिन भी हैवी रेन वार्निंग दे रखी है और ना पूरी रात यहाँ बारिश हुई है। आप लोग ये देखिए, कल हम 6:30 बजे शाम को चढ़े थे छत पर, तब से लगातार बारिश हुई है। हम जब फ्रूट लेने गए थे तभी हमारी गाड़ी उसमें पानी में डूबने फ्लोट हो गई था। मैंने आप लोगों को मतलब लास्ट व्लॉग में बताया भी था। तो जब पूरी रात बारिश हुई है तो आप लोग देख पाओगे, मतलब क्या देख पाओगे आप लोग। तो मतलब एक कहने की बात है कि आप लोग यहीं से सोच लीजिए कि कितनी पूरी रात बरसने पर क्या हाल हुआ होगा। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम जो है बन रहा था और अभी पूरा कंप्लीट नहीं होता, जिस वजह से पानी इतना बहुत बुरी हालत हुई है दिल्ली की इस बार। जो पूरी रात बारिश हुई ना, जब मैं सुबह उठी बच्चों को उठाने के लिए, मैं कहा चलो स्कूल का टाइम हो गया। मैं तो 5:30 बजे उठ गई थी। फिर मैंने इनको 6:30 बजे उठाया। जब मैंने देखा झमाझम 5:30 बजे भी हो रही थी बारिश। तो जो हमारी गाड़ी की लाइट थी, जब मैं इनको, बेटा ये जला दो, जब मैं इन दोनों को उठाने लगी तो बारिश और तेज हो गई। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, ने कहा यार रात से ही बारिश हो रही है और अब तो और भी ज़्यादा तेज हो गई है, बहुत भयंकर वाली हो गई है, तो क्या करें अब। तो फिर उन्होंने बोला नहीं रहने दो, फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हम रात को ही देख कर आए थे कि क्या जल भराव हो गया था सड़कों पर। तो और पूरी रात चली है बारिश, तो बोले नहीं रहने दो, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि सड़कें चारों तरफ से हमारे गांव की जो है बंद हो रखी है। तो इसलिए आज दोनों को फिर नहीं उठाया। फिर मैं भी थोड़ा बहुत लेट गई क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती और फिर इतनी जल्दी उठ के फिर मैंने क्या करना, क्योंकि काम वाली लगी, मुझे तो सिर्फ खाने का ही काम होता है। फिर मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी। फिर क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को हो रखा है थोड़ा सा स्टमक में इन्फेक्शन। तो आज मैं देखूंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी। और 10 बजे इतना भयंकर, और हस्बैंड की थी आपको पता ही, उनकी तो तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, अभी तक वो ठीक नहीं हुए, पूरी 100% क्योर नहीं हुए। पूरे 8 से 10 दिन हो गए उनको
खाते हुए दवाइयाँ, बट वो अभी तक नहीं हुए ठीक। 10 बजे तो फिर वो आए सो ही रहे भूकंप। थे। तो 10 बजे सुबह इतना ज़बरदस्त भूकंप आया कि हम लोग लेटे हुए थे, बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड सो रहे थे, मैं तो ऐसी लेटी हुई थी। मैं कहा चलो अब उठती हूँ। इतनी तेज बेड हिला, शेकिंग हुई, ढुम ढुम, मतलब बहुत गंदी वाली आवाज़ आई ढुम 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 करते हुए, और इतना ज़बरदस्त शेकिंग थी, भूकंप इतना। अभी इतनी जल्दी नहीं बुझती है ये, लो जलाओ इसको। पेट से नहीं चलता, डर लगता है। इतना तेज भूकंप आया, बेड वेड सब हिल रहा था, इतनी जबरदस्त आवाज थी कि मैं क्या बताऊं। हम लोग और डर गए। फिर हमने सोचा चलो अच्छा ही हुआ कि बच्चे स्कूल नहीं गए, क्योंकि इतना तेज भूकंप है। स्कूल से भी मैसेज आ गया था कि, क्योंकि स्कूल तो ओपन है, ये स्कूल से भी मैसेज आ गया था कि सारे बच्चे जो हैं सेफ हैं। एकदम अर्थक्वेक होता है आता है तो मेजर्स ले लिए जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, तो वो ले लिए थे स्कूल वालों ने, तो बच्चे सेफ हैं। बट यार डर तो लगता ही ना, तेज था बहुत। हाँ बहुत ही तेज था भूकंप, बहुत तेज। मैं इनको देख रही कि क्या हो रहा है, मुझे देख रही कि क्या हो रहा है, इतना मतलब घर में इतनी शेकिंग हुई, बेड वेड सब हिल गया, बहुत तेज। तो चलो यार आज अब करते हैं, क्योंकि इनसे खाना नहीं खाया जा रहा है, तब से 10 दिन हो गए, रोटी नहीं खाई इन्होंने, फिर अभी भी नहीं खाया जाएगा। हमने सोचा थोड़ा आराम होगा भी। आज उनको फिर से मैंने ब्रेकफास्ट में दलिया दिया, उन्होंने तो अपनी दवाई ले ली है। अब खिचड़ी बनाती हूँ मैं हस्बैंड के लिए, और अपने लिए कोई रोटी सब्जी देखते। सब्जी मैं सोच रही हूँ आज मसाला बैंगन बनाऊँ, आलू और बैंगन बनाते हैं, छोटे छोटे जो बैंगन आते हैं ना वो, तो आलू बैंगन बनाते हैं। इनके लिए खिचड़ी है, ये शाम को भी खिचड़ी खाएंगे, दोपहर के लंच में भी खिचड़ी खाएंगे, सुबह के ब्रेकफास्ट में तो दलिया खा ही लिया था। उन खाते ही दलिया को इन्होंने फिर अपनी दवाई ले ली थी। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत इसी से ही करते हैं, इतना बोलने के बाद। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए, और इनकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिंस 1 जुलाई से इन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना यानी कि रोटी सब्जी कुछ नहीं खाया, सिर्फ खिचड़ी पर ही है ये। अभी मैंने बीच में राजमा चावल बनाए थे, तो राजमा की सिर्फ ग्रेवी तरी तरी ली थी, चावल पे बहुत हल्की ग्रेवी डाली थी उनको। ये भी इतना चुभ रही है थ्रोट के अंदर। और दाल मैंने एक दिन बनाई, मैंने सोचा कि दाल चावल खा लो, तो वो भी नहीं खाई गई, और फिर सिर्फ और सिर्फ ये खिचड़ी पर ही है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे दलिया या ओट्स, और लंच एंड डिनर के टाइम पर ये खाते हैं खिचड़ी। तो यहाँ पर इनके लिए तो फिर ये सब्जी नुकसान कर जाएगी, इनसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या है, क्या इतना ज़्यादा मतलब हो गया है इन्हें। और ना होता है ये 4-5 साल में इनको एक बार ऐसी वाली वर्स्ट कंडीशन इनकी थ्रोट से होती है। तो यहाँ मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए, और कुकर में जो है वो रखी हुई है खिचड़ी, और यहाँ पर बन रही है आलू बैंगन की सब्जी। तो मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है सरसों का, और उसमें मैं आलू को और बैंगन को अच्छे से जो है थोड़ा शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। कुछ लोग जो है इसको डीप फ्राई करके भी बनाते हैं इसको, आलू बैंगन की सब्जी को, तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही। तो यहाँ पर बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो मैंने यहाँ बैंगन निकाल लिए हैं, और आलू को अभी मैं कढ़ाई में ही रहने दूंगी, और उसमें थोड़ा सा जब तक क्रिस्प नहीं आ जाता आलू में तब तक उसको मैं करूँगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेता है शैलो फ्राई होने में, क्रिस्प होने में, और बैंगन तो सॉफ्ट होते हैं तो वो तो जल्दी हो गए थे। तो यहाँ पर आलू भी हो गए, उसको भी मैंने यहाँ निकाल दिया है। जिस प्लेट पर मैंने, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या टिश्यू सा रखा हुआ है, ये टिश्यू नहीं है, ये फूड पेपर है, ये ना सारा ऑयल को सोख लेता है, तो ये वैसे वाला पेपर है। तो उस पर मैं, अगर हम लोग कुछ भी तला भुना घर में बनाते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसको अगर हम इस पे निकाल के रख दे तो ये सारा तेल को सोख कर लेता है। तो मैंने इस पे निकाल के रख दिया, और उसी तेल में, उसी कढ़ाई में, तेल एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, उसी तेल में मैंने यहाँ पर भून रही हूँ, मसाला तैयार कर रही हूँ आलू बैंगन के लिए। हींग, जीरा, और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज, जो कि मैं हैंड ब्लेंडर में ही कर लेती हूँ, चॉपर में। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज, जब ऐसे गोल्डन ब्राउन सा हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया है पेस्ट, लहसुन, अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत डाल दी उसके अंदर,
मतलब इसके अंदर नहीं डाली, कूटने वाले के अंदर डाल दी, और लहसुन, अदरक, काली मिर्ची और कोरिएंडर सीड्स यानी कि सूखे धनिए के बीज वो डाल दिए, उसको अच्छे से कूट लिया इन सारी चारों चीजों को। फिर वो हमने जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया इन सब चीजों का पेस्ट। उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आया। इस तरीके से आप लोग बना के देखना। और देखिए फिर यहाँ पर जब लहसुन, अदरक और ये काली मिर्ची और सूखे धनिए का जब ये अच्छे से पेस्ट जो है ब्राउन हो गया, भुन गया अच्छे से, फिर मैंने यहाँ टमाटर डाले और मसाले वगैरह डाल दिए, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी एंड यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ एक मैगी मसाला। ये मैगी मसाला आप ये मत समझ लेना कि जो मैगी में यूज़ होता है वो वाला मसाला नहीं, ये मैगी ने जो है निकाला है सब्जियों के लिए मसाला। ये सब्जी मसाला है मैगी कंपनी का, ठीक है। तो मैगी वालों का ये सब्जी मसाला मैंने यहाँ डाल दिया है। ये बहुत ना मतलब हर्ब से ही बना हुआ है ये वाला, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत चटपटा टेस्ट देती है ये वाला मसाला सब्जी में। तो ये मैं मोस्टली जो है डालती हूँ। देखो मेरे घर में पता है क्या है, अगर सब्जी में थोड़ा चटपटा सा टेस्ट नहीं होगा तो यहाँ कोई सब्जी खाता ही नहीं है। सबको थोड़ा चटपटा सा मसालेदार टेस्ट चाहिए होता है। तो मैं डालती हूँ बट इस लेवल का नहीं डालती हूँ कि खाने पर जो है वो मुंह में चुभे या गले में चुभे, उस तरीके से डालती हूँ बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में कि मसाले भी डल जाए और नुकसान भी ना करे शरीर में। और उस तरीके से मैं यहाँ पे करती हूँ। और आप लोग देख सकते हो किस तरीके से जो है आलू बैंगन का जो मसाला रेडी हुआ है। यहाँ पे देखो विदाउट फिल्टर व्लॉग्स रहते हैं, है ना, ऑब्वियस है कैमरा से शूट होता है, इसमें कोई फिल्टर नहीं होता। और आप लोग देख सकते हो किस तरीके की ग्रेवी रेडी हुई है, बिल्कुल रेड रेड मसालेदार। और ये खाने में उतनी ही टेस्टी थी जितनी ये दिखने में लग रही है। ग्रेवी से ही आप लोग समझ जाइए कितना टेस्टी आलू बैंगन की सब्जी बनी होगी। बिल्कुल लाल लाल एकदम ग्रेवी हुई पड़ी है इसकी, बहुत अच्छी लगी है खाने में। और बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि सारी सब्जियाँ खिलाऊं। हालांकि हस्बैंड जो है वो थोड़ा नखरे करते हैं कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। उनसे भी इस चीज़ को लेके मेरी थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है कि चलो ठीक है आप नहीं खाते हो बट बच्चों को हमें सारी आदत डालनी चाहिए। तो यह मैं बच्चों को सारी आदत डालती हूँ और घर में सारी सब्जी बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे लंच रेडी हो गया, आलू बैंगन की सब्जी, रोटी, और हस्बैंड के लिए लंच में खिचड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर पर, इनको लेके हस्बैंड का दिखा कर आते हैं ENT वाले को, क्योंकि बिल्कुल भी हालत इनकी ठीक नहीं हुई है। पिछले 8-10 दिन से नहीं इन्होंने रोटी वोटी कुछ नहीं खाया, सिर्फ दाल चावल या खिचड़ी, बस इन्हीं चीज़ पे है, जो कि वो खाने पर भी इनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब तो ऐसी हालत हो गई है। एंटीबायोटिक बेटा 1 मिनट, एंटीबायोटिक 10 दिनों से चल रही है बट बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा। और पता है मेरा भी जो है ना एकदम दिमाग घुमा पड़ा है, क्योंकि एक तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, चिड़चिड़े हुए पड़े हैं, ऊपर से बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा तंग, तो मैं भी चिड़चिड़ी हो गई। मतलब हो जाता है यार ऐसे बहुत ज़्यादा ना दिमाग ख़राब। तो 3 बार दवाइयाँ लेके आए, 1, ये 2 और ये लास्ट 3, बट बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। तो चलो चलते हैं, इनको दिखाकर आते हैं डॉक्टर पर। दिखाना चाबी। दिखा दिया है इनको डॉक्टर पर और हालत है इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब। ENT स्पेशलिस्ट के पास हम लोग आए थे, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ENT स्पेशलिस्ट के पास हम लोग आए थे और यहाँ उन्होंने दी है बहुत सारी दवाइयाँ। क्या वो लिया नहीं पूछ लो। तो डॉक्टर ने इनको बोला 10 दिन से दवाई खा रहे थे, बिल्कुल भी इनका टॉन्सिल जो है ना टस से मस नहीं होता, इतने फूले फूले दोनों साइड के टॉन्सिल थे। तो डॉक्टर ने यही बोला कि सीवियर टॉन्सिलाइटिस जिसको कहते हैं ना, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, वो हुआ पड़ा है। 2 एंटीबायोटिक्स चलाई हैं डॉक्टर ने बोला, क्योंकि ENT वाले को दिखाया ना अब हम लोगों ने, क्योंकि ये वाला जो डिपार्टमेंट है ईयर नोज थ्रोट का वो तो ENT वाले ही देखते हैं। तो ये जो हमसे गलती हुई कि जनरल फिजिशियन से हम लोग कंसल्ट कर रहे थे, तो ये लोग यार ये ऐसी गलती आप लोग भी बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोगों को ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो ENT वाले के पास ही जाना। हाँ जी, नहीं आया स्टेरिंग, आ जाएगा। तो अब डॉक्टर ने बोला इनके लिए कि
बिल्कुल गलत दवाइयाँ खा रहे थे 10 दिनों से, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो बिल्कुल उसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो उसने दिया नहीं, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया उसने दवाई ने के 10 दिनों से एंटीबायोटिक्स खा खा के लीवर बढ़ गया, भूख मिट गई, सिर्फ खिचड़ी पर ही है ये, रोटी राटी कुछ नहीं खा रहे। रुक जाओ एक सेकंड। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, अब दो एंटीबायोटिक्स चलाई हैं इन वाले डॉक्टर ने। ठीक है कर लो। आपने दो एंटीबायोटिक्स, एक ताकत की बीटाडिन के गरारे दिए हैं और एक गैस्ट्रिक की दी है, नहीं 2 ताकत की दी है, 2 ताकत की, 2 एंटीबायोटिक, बीटाडिन का गरारा और खाली पेट की। तो ये सारी दवाइयाँ इनकी अब चलेंगी। तो अब हम जा रहे हैं अपने डॉक्टर के पास, मैं जा रही हूँ एक बार कंसल्ट करने, देखती हूँ Cloud9 आजकल जगह जगह खुले पड़े हैं, वहीं गायनी मिलती हैं, तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे कौन अच्छी सी है, क्योंकि मुझे कोई भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मैं तो अपनी दीदी यानी कि सिस्टर से ही कंसल्ट करती हूँ, जो कि एम्स में है, प्रोफेसर है गायनी डिपार्टमेंट में और हेड है गायनी की। वो जो भी सर्जरी होती है उन्हीं के अंडर होती है, वो मेरी सिस्टर हैं। तो अब एम्स तो कौन ही जाए, और वैसे तो मैं उनसे फ़ोन पर भी बातचीत करके दवाई ले सकती हूँ, बट अच्छा नहीं लगता, उनकी लाइफ ना बहुत बिजी रहती है। इससे करो, उनको हमेशा जो है बाहर के ही उनके टूर लगते रहते हैं ऑफिशियली, मतलब मेडिकल से रिलेटेड। तो अभी यहाँ ना जगह जगह Cloud9 भी खुले हुए हैं, तो हमारे यहाँ भी मैंने देखा था Cloud9 अभी 1 महीने पहले ही खुला हुआ है। वो आप लोगों को पता है मैटरनिटी का ही होता है, बच्चों का और लेडीज़ का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है। तो वहीं जा रही हूँ मैं, एक बार मुझे कंसल्ट करना है तो वहीं मिल सकती है गायनी। वैसे तो हमारे यहाँ जगह जगह है, बट पता है क्या है, मैं पहले ना जहाँ से मैं फंस चुकी हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने जब यहाँ अपने यहीं लोकल एरिया में ही कंसल्ट किया था, प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही थी, पर हज़ारों रुपए हमारा उसमें चला गया था टेस्ट वगैरह में, कंसल्टेंसी में, और प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही थी। एट लास्ट फिर मुझे दीदी के पास ही जाना पड़ा, उनसे ही मैं जाके ठीक हुई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वही है यार, मतलब डॉक्टर जो होते हैं ना प्रोफेशनल तो होते हैं, बट फिर भी जो है ना अच्छे से ना देखते नहीं है पेशेंट्स वगैरह को। तो वही है, अब देखते हैं Cloud9 में जाते हैं और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। मेरी भी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है। तो आ गए हैं हम लोग डॉक्टर से, और ये हस्बैंड को भी दिखाया और मैंने अपना भी दिखाया। तो इनको अब फिर से 5 दिन की दवाई दी है विद एंटीबायोटिक्स। सेफुरोक्सिम एक ये टैबलेट है एंटीबायोटिक की, है ना, और ताकत की है ये वाली। मतलब इनको पूरा प्रॉपर हैवी दो एंटीबायोटिक्स चलाई है इस बार डॉक्टर ने बीटाडिन, क्योंकि ना इनको जो है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया है बहुत ही ज़्यादा। इनके में क्या हुआ, इनके जो टॉन्सिल हैं वो दोनों इतने मोटे मोटे हो रखे हैं अंदर के, और दोनों एक दूसरे से ना चिपक गए हैं, तो गला भी उनका बंद हो गया, मतलब खा नहीं सकते, पानी भी बड़ी मुश्किल से ये जो है निगल रहे हैं, इवन पानी भी नहीं पिया जा रहा है। और ये देखिए ना, अब 10 दिनों से तो रोटी ही नहीं खाई, सिर्फ दाल चावल, और मतलब चावल वाली डाइट पर ही है, खिचड़ी, बस यही सब चल रहा है। इतनी सारी तो एंटीबायोटिक्स, दो एंटीबायोटिक्स और साथ में ताकत की दवाई वगैरह। तो ये तो हो गया इनका, और डॉक्टर ने बोला है कि अब 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो चलो अब इनका तो हो गया। और फिर मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में थोड़ा इन्फेक्शन सा हो गया था, तो मैं भी दिखा कर आई थी ब्लूम विजन में। हमने गूगल किया और गूगल में सबसे अच्छा इन्हीं का ही रेटिंग आई हुई थी, तो मैं कहा चलो यहीं पर ही चलते हैं। ये पेट की डॉक्टर हैं शिखा गुरनानी, तो इनको दिखा कर आए थे हम। तो इन्होंने यही बोला, चेक किया, थोड़ा सा इन्फेक्शन तो है पेट में, दवाई वगैरह दी है, अभी 5 दिन की वो चलेगी। और इन्होंने ये बोला, हाँ इन्होंने ये बोला कि आप दोनों जो है ना अपना शुगर टेस्ट कराओ, हस्बैंड भी और मुझे भी, दोनों को, मतलब ये भी कराएं और मैं भी कराऊं शुगर टेस्ट, क्योंकि
बोल रहे थे तो मैंने बोला कि मैम मेरे से उन्होंने पूछा कि आपने शुगर लास्ट टाइम कब चेक कराया था, तो मैंने मैम को कहा मैम मेरा एक छोटा सा प्रोसीजर हुआ था 2 साल पहले, गायनी रिलेटेड एक प्रोसीजर किया था मेरी ही सिस्टर ने, जो मेरी दीदी हैं एम्स में प्रोफेसर हैं गायनी डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मेरा एक छोटा सा प्रोसीजर किया था। तो मैंने कहा उसी समय दीदी ने जो टेस्ट लिख के दिए थे जिसमें कि शुगर भी इंक्लूड था, KFT LFT हीमोग्लोबिन और शुगर फास्टिंग वाली और आफ्टर फूड वाली, और भी 2-4 टेस्ट थे, तो तभी मैंने अपना ये सब करवाया था। मैं कहा उसके बाद 2 साल के बाद से लेकर अब तक नहीं करवाया है। तो उन्होंने बोला आपको पता है कि हर 6 महीने में ना हम सबको शुगर का टेस्ट कराना चाहिए, तो आपको भी कराना चाहिए, आपके हस्बैंड को भी कराना चाहिए, क्योंकि आजकल शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हर घर घर में जो है शुगर हो रही है, और इवन बच्चों में भी, यंग गर्ल्स में भी, इवन 5वीं 6ठी क्लास की लड़कियों में भी, बच्चियों में भी शुगर देखी जा रही है। इवन वो बता रही थी न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी, जो बच्चे पैदा होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी बाय बर्थ ही शुगर मिल रही है। तो ये हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि शुगर आपको हर 6 महीने में टेस्ट करानी है, आपको भी हस्बैंड को भी। तो मैंने कहा कि मैम मैं तो इतना ज़्यादा मीठा खाती भी नहीं हूँ, ना मैं मिठाइयाँ खाती हूँ, ना मैं चाय भी थोड़ी सी लेती हूँ 2 टाइम सुबह शाम, तो उसमें मैं इतना मीठा नहीं लेती हूँ, बहुत मतलब फीकी सी ही पीती हूँ, ज़्यादा मीठी मैं खाती नहीं ज़्यादा मीठा। ये भी नहीं कि मैं घर में कुछ चीज़ें मीठी, हलवा ये वो बना के खा रही हूँ, मीठी तो मेरा डाइट में है ही नहीं। तो फिर उन्होंने बताया देखो शुगर जो है सिर्फ खाने से ही नहीं होती है कि ये मत खाओ, मीठा मत खाओ शुगर हो जाएगी, ये मत खाओ शुगर हो जाएगी। शुगर का जो मेन कॉज है हमारी ज़िंदगी में देखा गया है कि वो है स्ट्रेस टेंशन, और स्ट्रेस टेंशन आज के टाइम में हर किसी को है। सबसे बड़ा शुगर का मुख्य कारण है स्ट्रेस टेंशन, खाना नहीं है। जो हम लोग स्ट्रेस टेंशन लेते हैं हमारे बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ने लग जाते हैं, इंसुलिन जो होता है वो उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से शुगर होती है। और सबसे बड़ा मुख्य कारण हार्मोन्स बिगड़ने में भी स्ट्रेस टेंशन होता है, ठीक है। और शुगर में मेन रीज़न फर्स्ट नंबर पे आपका स्ट्रेस टेंशन है। उसके बाद बोल रही थी हम लोग देखते हैं आपका स्ट्रेस लेवल चेक करते हैं, और उसके बाद हम फिर डाइट पे आते हैं कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते। तो सबसे पहले हम अगर किसी को शुगर होती है तो हम उसका ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि उसको लाइफ में किस चीज़ को लेके जो है स्ट्रेस है, टेंशन है, पहले हम लोग वो हटाने की कोशिश करते हैं। देन फिर उसके बाद हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं, फिर हम उसका ब्रीफिंग लेके उसकी फिर डाइट पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वो बोल रही थी सबसे मेन रीज़न स्ट्रेस टेंशन है। तो आप ये मैटर नहीं करता आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, वो मैटर करता है जब अगर आपको एक बार शुगर हो गई है तो हम लोग फिर रिकमेंड करते हैं कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना। उससे पहले हम मना ही नहीं करते कि ये मत खाओ वो मत खाओ, सब चीज़ें खानी चाहिए। हर किसी फूड का, फ्रूट का आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो सब चीज़ें खानी चाहिए। मगर मुख्य जो कारण है वो है स्ट्रेस टेंशन। तो उन्होंने मुझे बोला आपको स्ट्रेस टेंशन है किसी चीज़ को लेके आपकी लाइफ में? तो मैंने कहा हाँ जी मेरे को बहुत ज़्यादा है। तो बोल रहे थे क्या है, मतलब बेसिकली क्या है आपको स्ट्रेस टेंशन किस चीज़ को लेके है? क्योंकि देखो डॉक्टर है, डॉक्टर से ना कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर मैंने उनको थोड़ा ब्रीफ में ही, ज़्यादा गहराई में तो नहीं गई, मैंने थोड़ा ब्रीफ में ही बताया कि ऐसे मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी इन 2012। उसके बाद क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, ये लोग जाट हैं, तो उसके बाद लेके कास्ट को लेके यहाँ इतना वायलेंस हुआ मेरे साथ, इतनी मार पिटाई हुई, हर एक चीज़ हुई, और ऊंच नीच का भेदभाव हुआ है ना। खाने से लेके मेरे कपड़ों से लेके मुझे कोई सुख सुविधा नहीं दी मेरे ससुराल वालों ने। इवन मेरे कपड़े तक इन्होंने बंद कर दिए थे मेरी शादी को। मतलब ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, और डॉक्टर को भी मैंने यही चीज़ बताया। मैं कहा मेरी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, और मैं ना देखो शादी होती है तो हर लड़की के पास जो है इतने सारे सूट इकट्ठे हो जाते हैं ना, हर जगह से, चारों तरफ से, रिश्तेदारी से, कुछ घर से भी इतने सारे सूट लेके आती है। तो मेरी जो पूरी अटैची थी पूरे सूटों की भरी हुई थी। तो शादी के 2 महीने हुए थे, मैंने फिर अपने बेटा एग्जॉस्ट चलाओ, वो वाला थोड़ी सफोकेशन हुई पड़ी है। हाँ, तो शादी के 2 महीने बाद ही ना मैंने अपने टेलर को बुलाया था।
मैंने कहा कि भैया बहुत सारे सूट इकट्ठे हो गए हैं, आप आके ना ले जाओ। तो वो टेलर भैया आए शादी के 2-3 महीने बाद। ये सब मतलब जब भैया को बुलाया ना तो ये सब वायलेंस वगैरह मेरे साथ सीधे चीज़ें शुरू हो चुकी थी। जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था इस घर में, उसी दिन कपड़ों को लेके पता नहीं क्या अजीब सी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा हो गया था। मतलब बहुत अजीब सा था, वियर्ड ही था मेरे लिए। तो आते ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। तो जब भैया को मैंने कहा भैया आप आके ना, जो मेरे सूट अभी तक सीलते हैं ना वही भैया थे। हम मेरी मम्मी के टाइम से ही वही भैया सीलते हैं। और जब मैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में थी, वैसे तो मैं सूट नहीं पहनती थी बिल्कुल भी। मैं सिर्फ जीन्स वगैरह अपना मॉडर्न कपड़े ही पहनती थी, मैं सूट कभी पहना ही नहीं। बट जैसे कभी शादी ब्याह में जाना पड़ जाता था तो कभी होता था ना कि कोई पार्टी वेयर सूट ले लिया या कुछ है तो वो स्टिच कराना होता, तो मैं उन्हीं से ही कराती। मम्मी तो उन्हीं से ही, मम्मी ने तो सूट्स ही पहने तो मम्मी उन्हीं से ही कराती थी। तो वही भैया तब से हैं, ठीक है। तब से ही हम लोगों को जानते, जब तो मैं स्कूल लाइफ में, मतलब स्कूल में पढ़ती थी तब से। तो उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया आके ले जाओ। तो वो आए। तो मेरी मदर इन लॉ ने उनको बोला कि मैं 11-12 सूट थे मैंने भैया को दिए। मैं कहा भैया ये स्टिच कर लाना अच्छे अच्छे डिज़ाइन डाल के। तो मेरी मदर इन लॉ ने उनको बोला मैं ये सूट तो तू ले जा रहा है, मैं इसकी सिलाई नहीं दूंगी, जो भी इसका सिलाई का खर्चा आएगा इसकी माँ से ही मांगियो। क्योंकि इन्हें पता था कि वो मेरे मायके से ही टेलर है। तो मेरी उसको भैया को बोला कि इसकी माँ से ही सिलाई बुनाई मांगियो, जो भी इसका खर्चा होगा मैं नहीं देने वाली हूँ। और ना मैं इसको सूट कपड़े लत्ते कुछ दूंगी, इसकी माँ ही इसको सूट वूट देगी। और इसकी माँ को जाके बता दियो हम इसको सूट वूट कुछ नहीं देंगे पहनने के लिए, तू ही देगी और तू ही सिलवाएगी, तू ही सूट देगी, तू ही मतलब तू ही कपड़े वपड़े देगी और सिलाई बुनाई भी खुद ही दोगे। तो ये जाके ना इसकी माँ को बता दियो, मैं इसकी नहीं दूंगी। तो भैया गए वहाँ पर। मम्मी वैसे ही रैंडमली चली गई कि चलो सूट ले आती हूँ इस भैया की दुकान से। मम्मी गई वहाँ पे, हमारी गली मोहल्ले की भी 4-5 औरतें और आ रखी थी भैया के। भैया की स्टिचिंग बहुत अच्छी थी ना, तो बहुत भीड़ लगी रहती थी भैया पर। हमारा पूरा एरिया जो कॉलोनी जो है वो भैया से ही सिलवाती थी। वहाँ 4-5 जने और खड़े हुए थे गली के। तो भैया ने उन्हीं के सामने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मैं दीदी के घर गया था और उनकी मदर इन लॉ ने ऐसे बोला कि मैं कपड़े वपड़े नहीं दूंगी, और इस ये जो दीदी ने सूट दिए हैं इसकी भी जो है खर्चा जो लगेगा सिलाई बुनाई का वो इसकी माँ से ले लियो। तो वो 4-5 लेडीज़ों ने सुन ली ये बात। पूरे मोहल्ले में एकदम पानी की तरह ये बात फैल गई कि इसके ससुराल वाले देखो कैसे हैं, कि कैसे भूखे घर में लड़की को ब्याह दिया है। इतनी अच्छी लड़की, इतने अच्छे ख़ानदान से होकर, अफसरों के ख़ानदान से होकर, जहाँ बच्ची को कोई शुरू से ही बचपन से ही कमी नहीं रहने दी। आप लोगों को पता है मतलब मेरे को ना मेरे मम्मी पापा ने कभी कोई कमी नहीं रहने दी, कभी भी। एक बस बोलने की देरी होती थी कि पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, उसी समय मेरे माँ बाप मेरे लिए लेकर आते थे। किसी चीज़ की लेके कोई कमी नहीं रहने दी। और उतना ही ससुराल में आज तक मुझे कमी है, ठीक है। तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे 1.5-2 महीने में मेरे सूट वूट मतलब बंद ही कर दिया था। इन्होंने मुझे आज तक शादी में जो मैं सिलवा के लाई थी वही पहन रही थी। शादी के आने के बाद इन्होंने मेरी कोई मुझे कपड़े लत्ते कुछ नहीं दिए। जितने भी जैसे सीधे वगैरह होते हैं इन लोगों में, तो उसमें भी ऐसे सूट आते थे तो उसके लिए मना कर दिया था, तेरी माँ सीधा भेजेगी। सीधा यानी कि जैसे होली होती है, दिवाली होती है ना, साल में 4 त्यौहार आते हैं बड़े, जिनमें कि लड़की के मायके से जो है सीधा आता है, जिसमें नहीं मैगी नहीं है, मना करो। जिसमें कि ये होता है कि लड़की के घर से ही लड़की का उसकी सास ससुर के लिए और लड़की के हस्बैंड के लिए कपड़े आते हैं हर त्योहार पे। तो मेरी मम्मी भेजती थी। तो मेरी मम्मी को ये बोल दिया गया था को जो भी सीधे में इसका सूट भेजोगे सिलवा के ही भेजना, हम इसका सूट नहीं सिलवाएंगे। तो मेरी मम्मी ही शादी के बाद से लेके अब तक जितने सूट्स वगैरह, अब तो खैर मैंने अपना खुद का ही बिज़नेस कर लिया है ऑनलाइन। अब जितने सूट्स मैं वेयर कर रही हूँ वो तो मैं मेरे खुद के ही बिज़नेस से हैं, वो मैं खुद ही सिलवा रही हूँ, मम्मी से कोई नहीं लेती मैं, ठीक है। हाँ मम्मी हेल्प कर देती हैं। तो जितने, अब ये अभी की बात है,
अभी मैंने 5 महीने पहले ये सूट्स का काम शुरू करा है। उससे पहले तो और स्टिल अभी तक भी मम्मी का यही है। तब से लेके 13 सालों में अब तक मेरी मम्मी ही कपड़े वपड़े जो भी है ना मेरा, वो ही सूट वूट सब कुछ स्टिच करा के ही भेजती है मेरी मम्मी। तो इन्होंने मेरे ये लगा लो कपड़े तक बंद कर दिए थे मेरे को 13 साल में। कभी भी इन्होंने कपड़े नहीं दिए बहू को, क्योंकि इन्होंने नौकरी नहीं करनी थी। वो तो ऑब्वियस है, मैं तो इन्हीं पर ही डिपेंड हूँ ना। साहूकार है, जमींदार है, तो बहू को लेकर आयो ब्याह के, तो एटलीस्ट ये तो है ना कि उसको ढंग से बहू को लेकर आयो तो उसको उस हिसाब से रखो भी। जेठानी को तो फुल मौज ऐश करा रखी है अभी तक, उसको इतनी सी भी कमी नहीं रहने दे मेरी जेठानी को इन्होंने। और मजाल नहीं है कि उसको इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसको किसी चीज़ के लिए ना कर दें कि भाई नहीं हम तुझे नहीं देंगे। इनकी हिम्मत नहीं है उसके आगे, ठीक है। और मुझे आज तक इन्होंने एक सूट भी नहीं दिया। क्या मुझे बुरा नहीं लगता ये चीज़ें? क्या मैं भी तो ब्याह के ही आ रखी हूँ, मैं भी तो शादी करके आई, इतना मुंह महंगा दहेज लाई, पूरा गांव उठ के मेरी शादी में आएगा। 1000 बंदों की बारात आई थी फार्म हाउस में, जहाँ अफसरों की जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके बच्चों के ब्याह होते हैं, वहाँ हुई थी मेरी शादी। तो ये चीज़ें ना बहुत बुरी लगती हैं। और ये अंदर ही अंदर 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 सोच सोच के ना सोच सोच के आपको बीमारी बना देती है। तो यही चीज़ें हैं स्ट्रेस टेंशन वाली, जिस वजह से शुगर होने का खतरा, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाना, स्ट्रेस डिप्रेशन टेंशन, ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। तो ये चीज़ें हैं ना बहुत चुभती हैं एक लड़की को। देखो कपड़े नहीं दिए इन्होंने 13 साल में, ये नहीं बोल सकते कि हमने अपनी बहू को एकदम हाथों पे रखा हुआ है, ये बोल ही नहीं सकते ये, ठीक है। कपड़े मुझे नहीं दिए, खाने पीने में एकदम तंगी रखी इन्होंने, ये नहीं खाना ये नहीं खाना। उसके बाद जो छोटी छोटी सुख सुविधा होती है, छोटी छोटी बहुत ही छोटी छोटी, वो नहीं पूरी करी इन लोगों ने मेरे को। मतलब पाई पाई का जिसे कहते हैं ना मोहताज बना देना, दाने दाने के लिए रुला देना, वो इन्होंने मेरे साथ करा। ऊपर से गाली गलोच, इतने गंदे गंदे शब्द, इतने गंदे गंदे, इतने ही गंदे वाहियात शब्द कि मतलब किसी को हम लोग अगर बताएं ना तो शर्म आती है खुद को ही बताने में। उसके साथ मार पिटाई मेरे साथ, मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज हुई उसको लेके जो इन लोगों ने मेरे साथ तंग शुरू कर दी, ठीक है। ऊंच नीच का भेदभाव इन्होंने किया, कास्ट को लेके इतना अपशब्द बोलना, मतलब बहुत चीज़ें इन लोगों ने करी। और स्टिल 13 सालों में ये चीज़ें चली आ रही हैं। देखो लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, पर एक समय पता है ऐसा आता है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल, एक समय उसके बाद ऐसा आता है कि सब घरों के लड़ाई झगड़े ना सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर जॉइंट में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, अलग अलग कर देते हैं छोटे बड़े लड़के को कि भाई तुम अपने में रहो, वो अपने में, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो, है ना। एक समय आने पर ऐसे हो जाता है। बट यहाँ तो वो चीज़ ही नहीं है। यहाँ तो ख़त्म होने का चीज़ें नाम कैसे लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में तो गंद भरा पड़ा है। इनके दिमाग में, मन में, इनके नज़रों में, इसकी इन लोगों की ज़ुबान पर बिल्कुल गंदी चीज़ें, गंद भरा पड़ा, तो ख़त्म कैसे होंगी। जब भी देखो उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज पे उतर आना, बहुत गंद बकना यार, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल के गंद बकना, अभी तक ये चीज़ें बोलना, तो ना ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट देती हैं ज़िंदगी में। बहू को इन्होंने ना बहू की तरह रखा ही नहीं। इन्होंने तो ऐसी सोच लिया कि ऐसी मुंह उठा के आई हुई है, ऐसे ही आ गई। जबकि पूरी बिरादरी में खुद ब्याह के मुझे लेकर आया, 1000 बंदों की पूरा गांव मेरी शादी में आया। मतलब बहुत मेरे साथ वायलेंस हुई है, बहुत ही ज़्यादा। एक होता है कि ठीक है बहू के साथ हो रहा है, 2 4 5 साल बाद सब ठीक हो जाता है, ठीक है, बच्चे हो जाते हैं तो सब चीज़ें वो घटती चली जाती हैं बच्चे होने पर। बट मेरे जब बच्चे हुए, मेरे बच्चे होने के बाद तो ये चीज़ें 100 गुना हो गई, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं कि बच्चों के साथ भी। तो ये चीज़ें है ना बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर को बताई कि ये बहुत मुझे मतलब तंग करते हैं, मेंटली फिज़िकली टॉर्चर, इन्होंने हैरेसमेंट जिसे कहते हैं बहुत किया है, मेंटली फिज़िकली। और तो ये अभी भी ये चीज़ें, वो बोल रही थी अभी भी चल रही हैं चीज़ें, मैंने कहा हाँ जी अभी भी चल रही हैं चीज़ें। इवन बच्चों तक को भी इन चीज़ों में घसीट दिया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। तो वो ही हैरान थी कि वो डॉक्टर, क्योंकि ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही नहीं डॉक्टर से मिली हूँ, इनका तो हमने गूगल में डाला तो यही गायनी सबसे बेस्ट दिखा रहे थे हमारे एरिया के, तो इन्हीं पे हम गूगल की सर्चिंग से ही चले गए थे।
तो रैंडमली हम लोग चले गए थे, ये भी नहीं कि पहले से ये हमें जान रही है। तो मैंने इन्हें कहानी बताई तो डॉक्टर वाज शॉक्ड। डॉक्टर बोली लिटरली आज के टाइम में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? मतलब बोल रही थी मैं फर्स्ट केस ऐसा सुन रही हूँ कि आज के टाइम में भी लोगों की ऐसी सोच है, इतनी पुरानी टाइप की। नहीं तो आजकल तो लोग इतने मॉडर्न हो रहे हैं सोच से कि लोग इतने एडवांस हो गए, इतने आगे तक जा रहे हैं। अगर ऐसी सोच के बीच में तुम रह रही हो, इस सोच का शिकार हुई है, तो ऑब्वियस है तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल होगा वो किस लेवल तक का होगा, ये तो बताना ही बहुत मुश्किल है। तो बोल रही थी इसीलिए आपको तो शुगर का टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया, और आप ही को ही नहीं, आपके हस्बैंड को भी कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। शुगर का टेस्ट आप दोनों ही करवाओ, क्योंकि जिस तरीके के टॉर्चर से आप लोग गुजर रहे हो और स्टिल चीज़ें चल रही हैं, तो स्ट्रेस टेंशन की वजह से शुगर होना बहुत ही मतलब हो सकती है। शुगर हो आप दोनों को में से, आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है शुगर का स्ट्रेस टेंशन, ठीक है। तो अब शुगर का टेस्ट लिखा भी हो, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, कहीं नहीं सोचो, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, ये वाले जो टेस्ट हैं, कहाँ गया, ब्लर क्यों हो रहा है यार। तो ये देखो, ये वाले जो दोनों टेस्ट लिखे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों का लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है ना, ये हस्बैंड का लिखा हुआ है। और ये शुगर टेस्ट है फास्टिंग खाली पेट वाली, ये वाले टेस्ट हम दोनों को ही करवाने हैं, तो ये इन्होंने बोले हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपना कोर्स पूरा कर लेती हूँ ये दवाइयों का जो डॉक्टर ने दिया, और अभी तो इनका भी है 5-6 दिन का, इनका भी चलेगा। तो हम लोग शुगर टेस्ट तभी कराएंगे जब मेरे हस्बैंड का भी पूरा कोर्स हो जाएगा 5 दिन का, मतलब हफ्ते भर का। इतने में 2 दिन और वॉश आउट होने लगेंगे। वैसे तो दवाइयों से कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग करा नहीं सकते, बट हम लोग यही सोच रहे हैं पहले अपनी दवाइयों का कोर्स करते हैं। मेरे को तो 3 दिन की दी है, इनको 5 डेज़ की दी है, तो 1 हफ्ते बाद हम दोनों ही शुगर का टेस्ट कराएंगे। डॉक्टर ने कहा है तो भाई कराना ही पड़ेगा। बहुत कुछ उन्होंने हमें मतलब सुना, उन्होंने बहुत टाइम दिया। उन्होंने आधा घंटा कंसल्टेंसी में लग गया, आधा घंटा उन्होंने हमसे पूछा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या है, और सब चीज़ों फिर उनको मैंने बताई ये है, तो उन्होंने फिर बोला नहीं आपको तो कराना ही पड़ेगा शुगर का टेस्ट। तो लोगों में ना एक आज हम लोगों को एक चीज़ पता चली कि ये एक मिथ होता है कि ये इतना, वैसे तो शुगरी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ख़तरनाक तो देखो होती ही है ना। बट एक जो मिथ बना हुआ है ना लोगों के दिमाग में, हम इंडियंस के माइंड में ना माइंड सेट होता है, अरे इतनी मीठी चीज़ मत खाओ, स्वीट्स मत खाओ, चॉकलेट्स मत खाओ। वैसे तो खानी नहीं चाहिए, बट एक मिथ हम लोगों ने बना रखा है कि इतना मीठा मत खाओ, शुगर हो जाएगा। ये एक मिथ होता है, मीठा खाने से शुगर नहीं होता। आज हमें ये चीज़ पता चली, स्ट्रेस टेंशन से भी शुगर हो जाता है। मेन रीज़न जो शुगर का है वो है स्ट्रेस टेंशन, मीठा खाना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रेस टेंशन से बहुत चीज़ें हमारी बॉडी में चेंज होती हैं, हमारे हार्मोन्स सबसे जल्दी चेंज होते हैं स्ट्रेस टेंशन से। हमारे बॉडी में जब हम ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ना, हमारा दिमाग जो है ना, हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल। आप लोग गूगल भी करके देखना, कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है हमारी बॉडी, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। वो रिलीज़ होते ही हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इवन हार्ट तक की दिक्कत हो सकती है उससे, ठीक है। और कॉर्टिसोल से थायराइड हो जाता है, कॉर्टिसोल से इवन कैंसर तक हो जाता है। तो ये सारी जो मुख्य डिसीज़ेज़ है ना, बड़ी बड़ी आजकल हो रही हैं, इवन कैंसर तक, वो सारा जड़ है स्ट्रेस टेंशन ज़िंदगी में। तो इसलिए ना डॉक्टर यही कह रही थी, चाहे ज़िंदगी में आपको कुछ भी चल रहा है, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, वॉक करो, रनिंग करो, हर एक चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करो, खुद को बिज़ी रखो। कहीं ना कहीं ये जो अंदर ही अंदर हम लोग अंदर ही अंदर इन बातों को सोच सोच के एक वो बनाते रहते हैं ना, मतलब अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, तो वो चीज़ बहुत घातक हो जाती है ज़िंदगी के लिए। इसलिए मैं यूट्यूब पे सारी चीज़ें देती हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे मन को राहत मिलती है, थोड़ा मन हल्का होता है कि हाँ चलो मैं भी, यहाँ कोई मुझे भी सुनने वाला है, यहाँ मैं सबको बता रही हूँ। तो यार
खुद को बस टेंशन फ्री रखने की कोशिश मैं खुद से ही कर रही हूँ, इसलिए यूट्यूब पे सब चीज़ें डाल रही हूँ। और कुछ कोई मेरी वजह नहीं है यहाँ कि मैं यहाँ तमाशा मनाना चाहती थी या और कुछ है, बस यही है कि मैं खुद को अब टेंशन फ्री रखना है। और हालात मैंने जैसे कि बताया था कि बहुत ख़राब होने वाले हैं आगे भी, तो वो होने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें अब नेक्स्ट लेवल तक की इन लोगों ने हमारे साथ कर दी है, बहुत ज़्यादा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और बता भी रही हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं भी यार फटाफट से बच्चों को भी देती हूँ खाना वाना। हस्बैंड तो खिचड़ी खाएंगे, तो इनका तो वो ही है खाना। देखती हूँ, मैं तो दोपहर वाली सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, इसी से ही मैं तो रात को ना कम ही खाती हूँ, तो एक ही रोटी खानी है, एक बार तो इससे खा लूँगी। बच्चों को ही मैंने कहा इसी से ही खिला देती हूँ, क्योंकि टाइम देखो ना यार 10 साढ़े 10 हो गए। देखिए कब हम लोग सोएंगे, सुबह स्कूल भी है। क्योंकि हम लोग आए ही अभी थे 10 बजे डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि दवाइयाँ भी लेनी थी, तो हर एक चीज़ थी। तो अब सुबह स्कूल की तैयारी करते हैं। सब्जी वब्जी अभी काट के रख लेती हूँ सुबह के लिए, तो ईजी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी लाइफ में जो है टेंशन मत लो। बहुत चीज़ें हर किसी की लाइफ में चल रही होती हैं, बट कोशिश कीजिए कि टेंशन ना लो। जैसे मैंने अपनी हालत कर ली है, तो भाई आप लोग तो मत ही करो। मेरी वीडियो देख के अगर कुछ आप लोगों को सीख मिले तो ज़रूर सीखो, बस टेंशन मत लो लाइफ में।